सच में मेरी कोशिश हमेशा यही रहती कि तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे प्रश्न पहुँचें और जल्दी से जल्दी तुम पास हो और जल्दी से जल्दी तुम्हारी नौकरी लगे। हम यहाँ गलत पढ़ा के कौन सा भारत रत्न प्राप्त कर लेंगे, और किसने कर भी लिया। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की आत्मकथा है। तुमसे पूछा जाए कि युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, तो सीधा बता देना द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। पूरा रिवीजन होगा, बढ़िया प्रश्न है। कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A के तहत दी जाती है। अपना आप जब पढ़ेंगे राज्य का नीति निर्देशक तत्व, क्या पढ़ेंगे? राज्य के, अब व्याख्या मैं कर रहा हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। कलम चेंज कर लें। अच्छा ठीक। जब राज्य के आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो संविधान के भाग किस में है? 4 में है। तो वहाँ पर एक अनुच्छेद आता है 39 से। तो 39 से में लिखा हुआ कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क विधिक यानी कानूनी सहायता प्रदान की जाए। हर आदमी पढ़ा लिखा तो नहीं है, तो इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 39A में। कलर चेंज कर लें, कुछ लोगों को मोतियाबिंद दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक। अगला, देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अब सीधा याद रखना कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ की? कलकत्ता में की। और कब की? 1839 में की। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अगला, इसकी व्याख्या मैं करता हूँ। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार आयताकार था। ये मोहनजोदड़ो क्या है? ये विशाल स्नानागार क्या, इसके बारे में समझ लो। देखो भैया, एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो वहाँ पर एक स्थल प्राप्त हुआ, एक शहर प्राप्त हुआ जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई, और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था? ये सिंधु नदी के तट पर था। दिख रहा है? हैं? अरे बोलो ना, दिख रहा है? ठीक, सिंधु नदी के तट पर था। ठीक। जब इसकी खुदाई हुई तो एक बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नानागार, स्विमिंग पूल, स्नानागार जमीन के भीतर। और ये स्नानागार का यूज करते जे मालूम किसमें? धार्मिक कार्यों में। जैसे अपने यहाँ तुमने देखा हो, कभी मंदिर जाते हैं या किसी धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं तो किसी तालाब के किनारे, नदी किनारे बैठकर नहाते हैं, सीढ़ीदार होता है तालाब वो। इसी तरीका से वहाँ पर स्नानागार प्राप्त हुआ। एक अन्नागार प्राप्त हुआ। अन्नागार, अन्नागार को बोलते हैं आज की डेट में कोल्ड स्टोरेज प्राप्त हुआ, जहां अन्न का भंडार रखा जाता था। जरूरत पड़ी तो भैया यहां से अपना अन्न निकाल लें। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत अगर तुमसे पूछी जाए तो ये अन्नागार था। और अन्नागार प्राप्त कहाँ हुआ? मोहनजोदड़ो में। और भैया क्या क्या प्राप्त हुआ? एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, नर्तकी की, और जो काहे की बनी थी? कांसे की बनी थी। एक पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई, पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई। सूती कपड़ा प्राप्त हुआ, सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। और ये जो मोहनजोदड़ो था ये सिंधु नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार आयताकार था। यह सिंधु नदी के तट पर था। यहाँ से एक अन्नागार प्राप्त हुआ जो सबसे बड़ी इमारत थी। कांसे से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। एक पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई। सूती कपड़ा प्राप्त हुआ, और यह सिंधु नदी के तट पर था। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। नोट कर लिया, राखल दास बनर्जी ने इस स्थल की खोज की थी। ठीक। अब कलर हरा ले लें। ठीक, चलो। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये ध्यान रखना, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु। और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त सक्सेना। लाला थे भैया, नरेंद्र दत्त सक्सेना इनका वास्तविक नाम था। अपनी गुरु के लिए ही इन्होंने 1897 में कलकत्ता में एक बेलूर मठ स्थापित किया था। अपने गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनकी बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए कलकत्ता में एक बेलूर मठ की स्थापना की, और साथ में रामकृष्ण मिशन चलाया। क्या चलाया? रामकृष्ण
मिशन भी चलाया था। किसने चलाया था? स्वामी विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र सक्सेना था। इन्होंने अपने गुरु के लिए 1897 में कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की और साथ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। चलिए भाई अगला आ जाओ। जैनुल अबादीन को कश्मीर का शासक कहा जाता है। जैनुल अबादीन को कश्मीर का शासक कहा जाता है, ठीक ना। कश्मीर का अकबर कहते हैं, गलत है भैया। जैनुल अबादीन को कश्मीर का क्या बोलते हैं? अकबर। अगर तुमसे पूछा जाए कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक भैया। अगला, कार्ला की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ला की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। पूरा हो गया। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं और कार्ला की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कुचिपुड़ी एक नृत्य है और कुचिपुड़ी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में होता है तो बता देना आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। याद कैसे करोगे कि कच्ची पूड़ी कौन खा लेगा भैया? अंधा आदमी। तो अंधा से कौन सा राज्य हुआ? आंध्र प्रदेश। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई थी। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 को। कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। अगला, थोड़ा इधर कर लें, पीडीएफ है। 1 सेकेंड, अब कम चलाए पर डिजिटल बोर्ड भाई। ठीक, चलो हम पढ़ दिए। अगला क्वेश्चन आ जाओ। बारावती किला उड़ीसा के कटक में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में कि बारावती का किला कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के कटक में स्थित है। कटक, यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय, हर प्रश्न के साथ एक प्रश्न जोड़ दो, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो सीधा आंसर बता देना कटक उड़ीसा। याद हम ऐसे रखते हैं कि कच्चे चावल खाओगे तो कटक कटक का आवाज आता है, ठीक। अगला, धीमे धीमे जूम करके, अब सही देखो, अब लल्लन टाप है मामला है, बहुत सही। चलो भैया अगला है कि हाँ, जाति धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि जाति धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होता है, इस अनुच्छेद को कोई नहीं मानता है, ठीक। अगला, गंगवंश कर्नाटक का विख्यात राजवंश था। सबको मालूम होगा गंगवंश कहाँ का वंश था? कर्नाटक का विख्यात राजवंश था। और गंगवंश का ही एक शासक था जिसका नाम था नरसिंह देव। कौन था? नरसिंह देव। और इसी ने किसका निर्माण कराया था? बताओ, गंगवंश का शासक कौन था? गंगवंश कहाँ का है? कर्नाटक का है। और इसी का एक राजा था नरसिंह देव। और नरसिंह देव ने काहे का निर्माण कराया था? नहीं मालूम। उड़ीसा में कोणार्क जगह पड़ती है और कोणार्क में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह देव ने कराया था। अगला, महाबलीपुरम का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। महाबलीपुरम का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अब एक बात और समझ लो, महाबलीपुरम में एक मंदिर और है, उस मंदिर के बारे में बता दूं, फिर इसके बारे में बताऊं द्रविड़ शैली क्या होती है। अब इसके बारे में समझ लो जरा। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है, कौन सा मंदिर? रथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने कराया था। ध्यान रखना भैया, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। और किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। फिर कलर चेंज कर रहे हैं, चलो मौज लेके पढ़ो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में पारित हुआ था। अब 3 अधिनियम याद रखना।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी जंगली जो जानवर है जैसे मोर है, शेर है, इनको मारना एक तरीका से हत्या करना के बराबर था। एक कब पारित हुआ? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। और अगर आप तुमसे पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में। वन्य जीव वाला हुआ 1972, उसके बाद वन वाला हुआ 1980 और पर्यावरण वाला हुआ 1986। वीर सावरकर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखना, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब प्रश्न आता है कि इनके नाम से हवाई अड्डा क्यों बनाया गया? क्योंकि वीर सावरकर को यहाँ पर आपको मालूम होगा अंडमान निकोबार में एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल, और यहीं पर काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो यहीं पर वीर सावरकर को कई वर्षों तक बंद किया गया और बाद में जब हम आज़ाद हुए तो इन्हीं के नाम पर हमने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोल दिया। अगला अगला है कि तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा है जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की में लिखा था। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी नाम है। मालूम है? तुजुक ए बाबरी, बाबर। योजना अवकाश 1966-69। देखिए भैया, 1966-69 के दौरान कोई योजना नहीं चल पाई थी क्योंकि 1965 में भारत चीन का युद्ध हो गया था। तो इस बार युद्ध हुआ था, भारत चीन का नहीं और किसी का हुआ शायद। तो योजना अवकाश कहलाता है 1966-69 तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लागू की गई थी। अब एक बात ध्यान रखना, 1966-69 का दौर जो है वो योजना अवकाश कहलाता है। और इसी दौरान भारत में हरित क्रांति आई थी। कौन सी क्रांति आई थी? हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। एक क्वेश्चन याद रखना कि भारत में हरित क्रांति कब आई? तो 1966 से 69 के दौरान आई। अगला भैया, सितार वादक है, प्रसिद्ध सितार वादक जिनका नाम है पंडित रविशंकर, और इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था। कौन भैया? सितार वादक पंडित रविशंकर को। रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए ग्रैमी अवार्ड सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया? तो पंडित रविशंकर को दिया गया। ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत से संबंधित होता है। किससे संबंधित? संगीत से संबंधित। तो सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय पूछे जाएं तो तुम बता देना पंडित रविशंकर। सबको मालूम होगा खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। खीर भवानी के नाम से मेला कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में लगता है। अगला, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज को। और पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित हैं और इनका घराना पूछा जाए तो लखनऊ घराना है। तो पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं और इनका घराना लखनऊ है और इनको 1986 में पद्म विभूषण दिया गया। अगला है कि अनुच्छेद 127 में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 127 क्या है? अनुच्छेद 127 से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की संविदा पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीशों की, जैसे मान लीजिए कोई केस है और जज कम पढ़ रहे हैं तो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए हम संविदा पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट में। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 127 में है। ठीक भैया। अगला आ जाओ यहां तक। ठीक भाई। संपत्ति का अधिकार जब कानूनी अधिकार बना तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। पहले मैं इसके बारे में बता दूं। पहले संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार था। कैसे मूल अधिकार था? अनुच्छेद 19F में और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था। बाद में क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और उस संशोधन के तहत 19F और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया जाता है, यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा लिया जाता है और इसको एक कानूनी यानी विधिक अधिकार घोषित किया जाता है।
और इसको कहाँ जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया जाता है। जब एक कार्यक्रम होता है 1979 में, तब उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई आपको मालूम होगा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, यानी जनता दल की सरकार थी, जनता पार्टी जिसको आज की डेट में भाजपा मान लो। अगला, कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऐसा हुआ था कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, एक बना गरम दल, एक बना नरम दल। गरम दल में 3 नेता थे, लाल बाल पाल। गरम दल में 3 नेता, गरम दल जैसे लाला लाजपत राय, ठीक, एक का नाम था बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, और एक का नाम था बाल गंगाधर तिलक। ये सब गरम दल के नेता थे। गरम दल का मतलब ये गरम नहीं थे, गरम दल का मतलब ये हुआ कि इनका ये मानना था कि आज़ादी जो है वो चुम्मा चाटी से नहीं मिलेगी, आज़ादी लाठी से ही मिलेगी। ये था गरम दल। अगला, रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू हुआ था। अब रोलिंग प्लान को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनवरत योजना। क्या बोलते हैं? अनवरत योजना, अनवरत योजना, ठीक। और हुआ कब था इसके बारे में समझ लो। 1978 से 80 के बीच में जब प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का मतलब ये हुआ कि इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके बाद सबसे पहले जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कौन बना? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और वो एक प्लान लेके आते हैं, एक योजना लेके आते हैं जिसका नाम था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का मतलब ये था कि हम हर साल एक योजना जारी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई योजना जारी की, योजना जारी करने के बाद उसका साल के अंत में निरीक्षण करेंगे और देखेंगे इसका परिणाम यदि सकारात्मक आ रहा है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम रोक देंगे। यानी रोल बना के, प्लान बना के काम करेंगे। रोलिंग प्लान के जो जनक हैं, प्रतिपादक हैं, वो गुन्नार मिर्डल हैं। कौन है भैया? गुन्नार मिर्डल। रोलिंग प्लान के प्रतिपादक कौन हैं? गुन्नार मिर्डल हैं। अगला, औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और गोलकुंडा के किला पर कब्जा किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजापुर और गोलकुंडा के किला पर कब्जा किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। कब? 1686 में। घूमर नृत्य जो है आपको मालूम होगा, घूमर नृत्य राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। याद करते जाना और नोट भी करते जाना। और ये घूमर नृत्य जो है भील जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? भील जनजाति द्वारा। कैमरा देख रहे, थोड़ा तिरछा तो नहीं आ रहा? आ रहा, चलो आने दो। या थोड़ा जूम कम करते हैं। अब सही? ऑटो। चलो भैया अगला, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान आया था और उस समय प्रधानमंत्री नरसिंहा राव थे। आर्थिक सुधार का मतलब ये था कि जब 1991 का दौर आया तो प्रधानमंत्री नरसिंहा राव बने। कौन बना? नरसिंहा राव बने। और उस समय वित्त मंत्री बने थे मनमोहन सिंह। कौन बना था? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह बने थे। मनमोहन सिंह को पागल ना समझना, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है भैया, बहुत विद्वान। तो मनमोहन सिंह बने थे उस समय अर्थशास्त्री। तो उन्होंने क्या किया था? रुपया का अवमूल्यन कर दिया था। रुपया का मूल्यन इस वजह से कर दिया था कि यदि भारतीय मुद्रा का मूल्य घटा देंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो विदेशी लोग हैं वो हमारे यहाँ निवेश करेंगे, तो हमारा जो है व्यापार बढ़ेगा। ठीक, तो इसी दौर को आर्थिक सुधार का दौर बोला जाता है। अगला, शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। देखिए मैं बता दूं, जो आपका 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान जो है वो कब लागू हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ और इसको अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया और ये आपका मूल अधिकार है कि आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक भैया, बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। बृहदेश्वर मंदिर को, तमिलनाडु का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजराजेश्वर मंदिर कहलाता है और ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजौर में। इसका निर्माण किया था यहाँ के शासक राजराज प्रथम ने। किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण।
तभी तो उसका राजराजपथ हमने किया, तभी इसका नाम राजराजेश्वर मंदिर है। अगला हो गया सब क्वेश्चन, ठीक। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। कौन सा? गुलामगिरी, याद रखना। अगला, खोरदाद साल। खोरदाद साल नामक त्योहार जो है वो पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पारसी समुदाय का त्योहार है। अब पारसियों का जो त्योहार है वो उसका नाम क्या है? खोरदाद। ठीक, याद रहेगा। अरे यार, एक त्योहार और है नवरोज। नवरोज त्योहार भी पारसियों द्वारा मनाया जाता है, नवरोज भी। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, ये याद रखना कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर। और इनको 1991 में पद्मश्री तथा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था शिव कुमार शर्मा को। अगला, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन, वो तुमने ऐड देखा होगा कि वो कौन सी चाय है? ताज महल चाय, उसी के ऐड में आते हैं। ठीक भैया, इतना ही रखो, हम थक गए अब।